नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम और परिपक्वता में डिफरेंस क्या है। प्यारे दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में लर्निंग चैप्टर से हमेशा सवाल आते हैं और ये चैप्टर अक्सर कर विद्यार्थियों को थोड़ा टफ भी लगता है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो लर्निंग के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, आप उसे ज़रूर देखें और फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। प्यारे दोस्तों, अधिगम जो होता है वो होता क्या है? अधिगम यानी कि लर्निंग, और लर्निंग यानी सीखना। लेकिन ये सीखना जितना सरल तरीके से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझना थोड़ा, ठीक है, ज़रूरी है आपको। सीखना की सबसे पहली शर्त है कि आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। व्यवहार में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। सीखने की पहली कंडीशन है कि व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि व्यवहार क्या होता है। तो किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं, किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं जो उसके मन के द्वारा या मन के विचारों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसी भी व्यक्ति की क्रियाएं यदि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों के द्वारा यदि किसी इंसान की क्रियाएं नियंत्रित हैं तो उन नियंत्रित क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। और इस व्यवहार को ही गीता दर्शन में दोस्तों क्या कहा है? कर्म कहा है। ठीक है, तो व्यवहार क्या होता है? किसी प्राणी के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं जो उसके मन के द्वारा नियंत्रित होती है क्या कहलाएंगी? व्यवहार कहलाती हैं। और व्यवहार मन के द्वारा नियंत्रित होता है, शरीर से प्रदर्शित होता है। और व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है चेतन मन के द्वारा और एक होता है दोस्तों अचेतन मन के द्वारा। व्यवहार में परिवर्तन कितने तरीके से होता है? क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति जो है इसे हम दो भाग में बांटते हैं। ऐसी मानसिक शक्ति जिस पर व्यक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण है उसे तो कहते हैं कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, जो कि पूरे मन का मात्र 10% हिस्सा है। और दूसरी है अनकॉन्शियस माइंड यानी ऐसी मानसिक शक्ति जिस पर व्यक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो मानसिक शक्ति चेतन भी काम कर रही है और अचेतन भी काम कर रही है, लेकिन इंसान का डायरेक्टली कंट्रोल है वो कॉन्शियस माइंड पर रहता है, अनकॉन्शियस माइंड पर नहीं रहता है। ठीक है ना, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, स्वतः काम करता है। ठीक है, तो शरीर में होने वाली वो क्रियाएं, सवाल यह भी बन सकता है कि व्यवहार मन से नियंत्रित होता है, तो व्यवहार चेतन मन से नियंत्रित होता है या अचेतन मन से नियंत्रित होता है? व्यवहार पर चेतन मन का प्रभाव पड़ता है या अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों, व्यवहार चेतन और अचेतन दोनों मन से प्रभावित होता है। यानी कि एक इंसान के बिहेवियर पर चेतन और अचेतन दोनों मन का प्रभाव पड़ता है। अब सवाल यह बनता है कि कौन सा व्यवहार चेतन मन से नियंत्रित होगा और कौन सा व्यवहार अचेतन मन से नियंत्रित होगा? तो ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है वो चेतन मन से नियंत्रित व्यवहार कहलाता है, और ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है वो अचेतन मन से नियंत्रित व्यवहार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हृदय का धड़कना मेरे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है तो ये अचेतन मन का काम है, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे डायरेक्टली कंट्रोल में है, ये चेतन मन के द्वारा नियंत्रित व्यवहार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पलकें झपक रही हैं, हमारी पलकें आपको पता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद ऑटोमेटिकली झपकती रहती है, तो पलकों का झपकना अचेतन मन का काम है, लेकिन मैं मेरी पलकों को खुद जानबूझ के झपका रहा हूं, उस स्थिति में वो चेतन मन का काम है। बात समझ आई? तो ऐसी क्रियाएं जो स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप एक निश्चित उम्र पर हो रही हैं वो क्रियाएं अचेतन मन से कंट्रोल होती हैं, और जो क्रियाएं हम खुद कंट्रोल करते हैं, जिन पर नियंत्रण हमारा खुद का रहता है, वो चेतन मन से नियंत्रित व्यवहार कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो चेतन मन के द्वारा भी होता है और अचेतन मन के द्वारा भी होता है। अगर व्यवहार में चेतन मन के द्वारा कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, अगर व्यवहार में चेतन मन के द्वारा परिवर्तन हुआ तो चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन होता है पहले अस्थाई। पहले कैसा होगा? अस्थाई। फिर वो परिवर्तन होगा अपेक्षाकृत स्थायी। कैसा दोस्तों? अपेक्षाकृत स्थायी। और फिर बाद में वो परिवर्तन अगर
हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो कैसा हो जाएगा, स्थायी। सवाल ये बनता है कि किस प्रकार से अचेतन मन के द्वारा और चेतन मन के द्वारा हमारे व्यवहार पर प्रभाव डाला जाता है। समझना ध्यान से, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। एक चीज समझो, पहले इसको यही छोड़े, अभी समझे। एक शब्द है अनुभव और एक शब्द है अभ्यास, ठीक है ना। कोई भी कार्य या कोई भी व्यवहार या कोई भी विचार अगर हम अपने अंदर परमानेंट करना चाहते हैं तो हमें इन दो का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर हम अपने व्यवहार से किसी चीज को हटाना चाहते हैं तो भी हमें इन दो का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम अनुभव अभ्यास का पुनरावृत्ति रिपीटेशन बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज हमारी लाइफ में, हमारे व्यवहार में परमानेंट होती है, स्थायी होती है। और अगर हम अनुभव अभ्यास की गति को स्लो करते हैं, धीमा करते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं तो वो चीज हमारी जिंदगी से, हमारे व्यवहार से विलुप्त भी हो सकती है, ठीक है। तो चेतन मन, मैंने आपको बताया कि ऐसा मानसिक शक्ति का वह भाग जिस पर हमारा नियंत्रण है वो चेतन मन कहलाएगा। चेतन मन के द्वारा जो क्रिया नियंत्रित होती हैं वो भी व्यवहार कहलाएंगी, और मन का ऐसा भाग जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है वो अचेतन मन कहलाएगा। अचेतन मन जो है, अचेतन मन जो है, इसके द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो चेतन मन के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो पहली बार कैसा होगा दोस्तों, अस्थायी होगा। चेतन मन के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा पहली बार अस्थायी होगा। फिर आप उसका 10-20 बार अनुभव अभ्यास करोगे तो वो अपेक्षाकृत स्थायी होगा। फिर और अनुभव अभ्यास करोगे तो वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि चेतन मन के द्वारा होने वाले परिवर्तन पहले अस्थायी होते हैं, फिर अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, फिर स्थायी होते हैं। लेकिन अचेतन मन के द्वारा होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, स्थायी ही होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे अचेतन मन के द्वारा होने वाले परिवर्तन जो स्थायी होते हैं उन परिवर्तनों को हम कहते हैं परिपक्वता। क्या कहते हैं दोस्तों, परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। और जो चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन हो रहे थे वो पहली बार कैसा होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको और आप 10-20 बार दोहराएंगे तो अपेक्षाकृत स्थायी होगा। इस अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम कहेंगे अधिगम। क्या कहेंगे दोस्तों, लर्निंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर और उसको रिपीट करते जाएंगे तो फिर वो एक योग्यता का रूप धारण कर लेगा और वो परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा, ये अधिगम से आगे की बात होगी। अधिगम क्या होता है कि किसी चीज को आप नहीं जानते हैं, किसी चीज को आप नहीं कर सकते और फिर आप उसे करने लग गए, तो ना करने से करने के बीच का जो प्रोसेस है वो अधिगम है। आपको कार चलाना नहीं आता और आपको अभी कार चलाना आ गया, तो नहीं आता से आ गया के बीच के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, बात समझ में आई। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन चेतन मन से भी होता है, अचेतन मन से भी होता है। चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होता है और वो अपेक्षाकृत स्थायी हो जाए तो वो परिवर्तन अधिगम कहलाएगा, और जो परिवर्तन अचेतन मन के द्वारा हो रहा है वो परिवर्तन स्थायी होता है और वो क्या कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगा। एक खास बात आपको और समझनी है कि चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अनुभव अभ्यास जरूरी होता है। बिना अनुभव अभ्यास के वो परिवर्तन अस्थायी से अपेक्षाकृत स्थायी और अपेक्षाकृत स्थायी से स्थायी नहीं बनेगा। जबकि परिपक्वता के अंतर्गत जो अचेतन मन से जो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें हमें अनुभव अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बनी कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो चेतन मन के द्वारा होते हैं वो अधिगम कहलाते हैं, और अचेतन मन के द्वारा ऐसे परिवर्तन जो बिना अनुभव अभ्यास के हुए हैं और स्थायी हुए हैं उन्हें हम परिपक्वता कहते हैं। बात समझ में आई। तो परिपक्वता जो है वो अचेतन मन के द्वारा होता है और अधिगम जो है वो चेतन मन के द्वारा होता है। परिपक्वता के परिवर्तन स्थायी होते हैं जबकि अधिगम के परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। परिपक्वता जो होती है वो हमारे व्यवहार में पहले होती है, अधिगम उसके बाद में होता है। परिपक्वता जो है वो एक सीमित समय अवधि तक चलती है। किसी इंसान की परिपक्वता एक लिमिटेड टाइम तक चलती है, परिपक्व हो गया उसके बाद फिर उसकी मैच्योरिटी रुक जाती है। लेकिन अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। आई थिंक ये बात आप सब लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना, ठीक है, ओके। प्यारे दोस्तों, हम अभी क्या समझ रहे हैं कि अधिगम जो होता है
उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतना, मैं 2 मिनट में अभी जो मैंने बताया उसको रिपीट करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं। अधिगम, अधिगम की पहली कंडीशन है व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो चेतन मन से भी होता है और अचेतन मन से भी होता है। ठीक है ना, चेतन मन वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए अनुभव अभ्यास की जरूरत होती है, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अचेतन मन वाले परिवर्तन होते हैं, इसमें अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना। एक्चुअली में एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में असत्य है। ऐसी स्थिति में आप उस सवाल का जवाब तभी दे सकते हो जब आपको एक एक चीज, एक एक बिंदु क्लियर होगा। ठीक है ना, इसलिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अधिगम की पहली कंडीशन क्या हो गई कि अधिगम में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरी कंडीशन अधिगम की क्या होगी कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन चेतन मन के द्वारा होता है क्या चेतन मन के द्वारा? तो परिवर्तन तो दोनों से ही होते हैं, लेकिन चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उसमें अनुभव अभ्यास करना जरूरी है, और अचेतन मन वाले परिवर्तन में अनुभव अभ्यास करना जरूरी नहीं है। अब जो चेतन मन वाले परिवर्तन होते हैं वो पहले कैसे होते हैं, अस्थाई। अस्थाई का मतलब कोई परिवर्तन एक बार हुआ फिर नहीं हुआ। जैसे मान लो आप साइकिल चलाना नहीं जानते और आज पहली बार आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप साइकिल पर बैठ के थोड़ा सा, ठीक है ना, 4 कदम थोड़े चले, साइकिल आपसे चली, लेकिन पूर्णतः आप नहीं सीखे, तो यह परिवर्तन हुआ, लेकिन ये परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है अगर एक ही दिन आपने किया है तो। और अगर आप पिछले 15 दिन से लगातार आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो धीरे 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 आपके अंदर परिवर्तन कैसा होने लगेगा, अपेक्षाकृत स्थायी। तो अपेक्षाकृत अस्थायी से अपेक्षाकृत स्थायी की जो यात्रा तय हुई वो अनुभव और अभ्यास के द्वारा ही तय हुई। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुभव और अभ्यास। ठीक है ना, और इसको अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, जिंदगी में दोस्तों प्रैक्टिस प्लस टाइम, ठीक है ना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू रिजल्ट। आपका किसी चीज का रिजल्ट कैसा रहेगा ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। आपने उस चीज की प्रैक्टिस कितनी की है और कितने समय तक की है। आपका टैलेंट किस तरीके का है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो और कितने समय तक कर रहे हो। आपने प्रैक्टिस 1 बार की, 2 बार की तो आपका टैलेंट अलग तरीके का आएगा। आपने प्रैक्टिस 40 बार की, अलग तरह का टैलेंट आएगा। कई बार मैं एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को देखता रहता हूं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस 1 बार भी पूरा नहीं होता है और वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं और एग्जाम दे आते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और एग्जाम देते समय खुद से इतने वादे करते हैं कि अब की बार तो मैं चूक गया लेकिन अगली बार। और ये वादे जैसे जैसे समय गुजरता है वो कमजोर होते जाते हैं और अगले एग्जाम में सेम हाल होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप एक ही भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप अपने सिलेबस को बार बार अभ्यास करो और कई बार अभ्यास करो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, ठीक है ना, इससे सक्सेस नहीं मिलता है कि आप कैसे हो। इंपॉर्टेंट है कि आपने जो चीज पढ़ी है उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है ना, तो अधिगम करने के लिए अनुभव और अभ्यास की पुनरावृत्ति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अस्थायी परिवर्तन जो हुआ फिर वो अस्थायी परिवर्तन स्थायी कैसे बनेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, अपेक्षाकृत स्थायी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षाकृत स्थायी। और जब इस चीज को हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और स्थायी हो जाएगा। तो अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हर भर्ती में यहां से स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सुनना है, इसको समझना है। ठीक है ना, और क्लियर हो रहा होगा आपके दिमाग में चैप्टर। ठीक है, तो अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है, स्थायी परिवर्तन भी अधिगम नहीं है।
ये अधिगम से कम बात है, ये अधिगम से ज्यादा बात है। बात समझ में आई? अधिगम होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। ठीक है ना? तो अधिगम की डेफिनेशन तो यह बन गई कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो चेतन मन के द्वारा हुआ हो, अधिगम कहलाता है। ठीक है ना? अब सवाल यह बनता है कि अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, क्या उनमें अनुभव अभ्यास की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा नहीं होती है। तो जो परिवर्तन अनुभव अभ्यास के बिना अचेतन मन के द्वारा होते हैं, वो परिवर्तन हमेशा कैसे होते हैं? वो परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं। और उन परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिपक्वता। ठीक है ना? तो परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? एक बार समझे ध्यान से। अधिगम यानी सीखना, सीखने की पहली कंडीशन है व्यवहार में परिवर्तन। आप खूब पढ़ रहे हैं, आपके व्यवहार में अगर वो चीजें नहीं आ रही हैं तो आप अच्छा अधिगम नहीं कर रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन चेतन मन से भी होता है, अचेतन मन से भी होता है। अगर व्यवहार में परिवर्तन चेतन मन से हुआ है तो आपको अनुभव अभ्यास करना पड़ेगा, और अचेतन वाले के लिए आपको अनुभव अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक एक निश्चित उम्र पर हर प्राणी विशेष में अपने आप ही होने वाले होते हैं, वो परिवर्तन परिपक्वता कहलाते हैं। ठीक है ना? और ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम खुद करते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे? अधिगम कहलाएंगे। और वो चेतन मन से होंगे। पहली बार जब वो परिवर्तन अनुभव अभ्यास करेंगे तो अस्थायी होंगे, फिर थोड़ा दोहराव करेंगे तो अपेक्षाकृत स्थायी होंगे, और फिर और दोहराव करेंगे तो वो परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। जब वो अस्थायी था तो अधिगम नहीं था, जब वो अपेक्षाकृत स्थायी था तो वो अधिगम था। अधिगम की हुई चीज को और प्रैक्टिस करते गए तो वो स्थायी हो गया और एक योग्यता का रूप धारण कर लिया। बात समझ में आ गई आपको? ये ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे कि अधिगम में और परिपक्वता में क्या अंतर है। ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी। ठीक है ना? अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है? कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है, या निम्न में से कौन सा कथन अधिगम और परिपक्वता के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है। ठीक है ना? तो देखें, अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या है दोस्तों? एक अंतर तो यह है कि अधिगम जो है वो चेतन मन के परिणाम स्वरूप हो रहा है, और परिवर्तन जो है वो परिपक्वता जो है वो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप हो रहा है। ठीक है ना? तो एक इंपॉर्टेंट जो इनमें अंतर है वो तो ये हो गया। ठीक है ना? दूसरा इसमें मेजर अंतर क्या हुआ कि अधिगम जो है उसके लिए अनुभव या अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। अधिगम के लिए अनुभव अभ्यास का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए अनुभव अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? आप अगर कोई अनुभव नहीं ले रहे हैं, आप अगर किसी चीज का कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर परिपक्वता आएगी। परिपक्वता बिना अनुभव अभ्यास के होने वाला परिवर्तन है। परिपक्वता बिना अनुभव अभ्यास के होने वाला क्या है दोस्तों? परिवर्तन है। ठीक है ना? जबकि अधिगम जो है वो अनुभव अभ्यास के द्वारा होने वाला परिवर्तन है। ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह हुई दोस्तों कि जो अधिगम है, अधिगम के अंतर जो परिवर्तन होते हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अपेक्षाकृत स्थायी। जबकि परिपक्वता के दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि अधिगम जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीमित जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता जो है वो एक सीमित समय अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित समय तक इसकी प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? चलती है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना? तो एक और मैं मेजर अंतर बता दूं, परिपक्वता सब जीवों में होती है। मनुष्यों में जब देखो, हर मनुष्य, हम जो मनुष्य हैं, हमारा जो परिपक्वता का सिस्टम ईश्वर ने तय किया है वो सब में यूं महीने 6 महीने का थोड़ा थोड़ा अंतर सब में आ जाता है, लेकिन परिपक्वता होनी है। लेकिन अधिगम अब अगर अनुभव अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसके लिए वातावरणीय कारक जिम्मेदार हैं, इसके लिए आनुवांशिक और जन्मजात कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। तो अधिगम और परिपक्वता में मेजर डिफरेंस क्या है ये आपने समझ लिया। एक हम इस क्लास में ये भी समझेंगे कि अधिगम की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
ठीक है ना। अधिगम की कोई और विशेषताएं हैं क्या, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहली विशेषता तो ये कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अधिगम केवल स्कूल कॉलेज कोचिंग्स में ही होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इंसान अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि सवाल पूछेगा कि क्या अधिगम औपचारिक परिस्थिति में ही होता है या अधिगम अनौपचारिक परिस्थिति में भी होता है, तो आंसर होगा अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है, क्योंकि अधिगम जो होता है ना औपचारिक परिस्थिति में भी होता है और अनौपचारिक परिस्थिति में भी होता है। अब सवाल यह आ गया कि अनौपचारिक और औपचारिक परिस्थिति आखिर होती क्या है, मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों, अगर एक इंसान किसी चीज को एक निश्चित जगह पर निश्चित टाइम में अगर सीखता है, ठीक है ना, यानी उसका प्लेस टाइम सब एवरीथिंग निश्चित है, तो उसे हम कहेंगे औपचारिक स्थिति। और अगर प्लेस टाइम ये स्थिति कोई फिक्स नहीं है, ना ही उसका कोई मकसद है, फिर भी वो उसे सीख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को कहेंगे अनौपचारिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं वो एक औपचारिक स्थिति है, और यदि आप कहीं पे सड़क पर जा रहे हैं या सब्जी मंडी में कहीं घूम रहे हैं और वहां पे भी आपको दो चीजें सीखने को मिल गई, तो वो एक अनौपचारिक स्थिति है। तो अधिगम औपचारिक स्थिति में भी होता है और अनौपचारिक स्थिति में भी होता है, ठीक है ना। तीसरी बात है, क्या अधिगम जो हम चाहते हैं वही होता है या जो हम नहीं चाहते वो भी होता है, तो इसका आंसर है अधिगम वांछित और अवांछित दोनों तरह से होता है। मतलब जो हम चाहते हैं उस चीज का भी अधिगम होता है और जो हम नहीं चाहते उस चीज का भी। तो अधिगम वांछित भी होता है, वांछित एवं अवांछित दोनों प्रकार का होता है, ठीक है ना। अधिगम जो हम चाहते हैं वो भी सीखते हैं और जो हम नहीं चाहते अवांछित, ठीक है ना, जो हमारी इच्छा नहीं है उन चीजों को भी कई बार सीख जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों को नहीं चाहते हैं, फिर भी वातावरण में उन चीजों को देखते हैं तो सीख जाते हैं, क्योंकि अधिगम ना प्रत्यक्ष तरीके से भी होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से भी होता है, ठीक है ना। यह भी आपने ध्यान रखना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिगम सकारात्मक होता है कि नकारात्मक, तो अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक मतलब क्या हुआ, जो चीज आपको पसंद है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उन चीजों का भी अधिगम होता है, ठीक है ना। और जो चीज समाज अनुकूलित नहीं है, नेगेटिव है, उन चीजों का भी अधिगम होता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहा है, यह सकारात्मक अधिगम है, लेकिन एक इंसान गलत संगति में रह रहा है, वहां वो नकारात्मक अधिगम करता है। तो अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि सकारात्मक अधिगम पहले होगा कि नकारात्मक। तो प्यारे दोस्तों, सकारात्मक अधिगम की तुलना में नकारात्मक अधिगम तीव्र होता है और अधिक समय तक स्थायी भी रहता है। अगर एक विद्यार्थी को आप रोज स्कूल भेजते हैं, टीचर घर पे ट्यूशन पढ़ाने भी आता है, घर वाले भी उसको पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी वो लड़का अगर एक दिन इतना पढ़ रहा है, इतना पॉजिटिव पढ़ रहा है, तो वो सीख रहा है। और अगर नेगेटिव संगति में, गलत लोगों की संगति में अगर वो 2 घंटे भी रह लिया, तो ऐसे ऐसे शब्द सीख के आएगा जिनको आपको भुलाने में बहुत कठिनाई होगी। तो सकारात्मक अधिगम की तुलना में नकारात्मक अधिगम की स्पीड यानी सीखने की दर तीव्र भी थी और परमानेंट भी था। तो सकारात्मक अधिगम की तुलना में नकारात्मक जो अधिगम है दोस्तों, वो कैसा होता है, एक तो तीव्र होता है, ठीक है ना। सकारात्मक अधिगम की तुलना में नकारात्मक अधिगम एक तो कैसा होता है दोस्तों, तीव्र होता है, ठीक है ना, तीव्र होता है। और दूसरा स्थायी होता है, तीव्र एवं स्थायी होता है, परमानेंट होता है। बात समझ में आई? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अधिगम से संबंधित कुछ बातें जो एग्जाम में अक्सर कर पूछी जाती हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आप जो है इस क्लास को आराम से देखें, और अगर अभी तक आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, एक बात।
और दूसरी बात, आपको किस चैप्टर में कठिनाई होती है, हम उस चैप्टर को भी एक सरल तरीके से आपको डेफिनेटली जो है यूट्यूब पर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ अगर कोई भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है और आप चाहते हैं कि सर इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको उस चैप्टर के ऊपर सरलतम तरीके से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना, तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, देखें क्या समझ आया। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन चेतन मन से भी होता है, अचेतन मन से भी होता है। जो परिवर्तन अचेतन मन से होता है वो परिवर्तन बिना अनुभव अभ्यास के होता है, उस परिवर्तन को परिपक्वता कहते हैं और वो स्थायी होता है। और जो परिवर्तन चेतन मन से होता है वो अनुभव अभ्यास के द्वारा होता है। पहली बार वो होगा तो अस्थायी होगा, फिर धीरे धीरे उसको रिपीट करेंगे। अनुभव अभ्यास जितना बढ़ेगा, देखो जिंदगी में एक चीज याद रखो, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, नंबर 1 कि जिंदगी में कोई भी चीज अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अनुभव या अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना किसी काम को करने से हमें कुछ नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात यह कि हमें हर चीज को क्या देना पड़ेगा? समय। आप किसी चीज का एक बार अभ्यास करेंगे तो एक बार लायक ही आप सीखेंगे। आप किसी चीज का 100 बार अभ्यास करेंगे तो उसमें आपकी परफेक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। आप देखो, अक्सर कर लोग बुद्धि के बारे में बात करते हैं, बुद्धि क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुनते देखा होगा कि बुद्धि बट रही थी तो तू कहां मर गया था। ठीक है ना, जबकि हकीकत यह है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान ने हमें दी है। ठीक है ना, बुद्धि तो एक ऐसी योग्यता है जो जन्मजात और वातावरणीय इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बात समझ, देखो हमारी आंखें हैं, ये आंखें किसी इंसान, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा आज पहला वीडियो देख रहे हैं और फिर आप लगातार मान लो पिछले अगले जो है 2 साल तक या आगे मेरे लगातार वीडियोस देखें, और फिर अगर मैं आपको 2 साल बाद कहीं रोड पे मिल जाऊं तो आप मुझे पहचान लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आंखें थी वो तो जन्मजात थी, लेकिन उन आंखों ने मुझे कितनी ही बार देखा तो एक योग्यता बन गई मुझे पहचानने की। उस योग्यता, तो योग्यता कैसे बनी, एबिलिटी कैसे बनी? आपने उस चीज को समय दिया। अब सपोज दैट अगर आप मुझे देखोगे नहीं, या मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ठीक है, अब मैंने ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पीच सुना है, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंने फोटो देखा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे पास यहां आ गए, हाय पुरुषोत्तम कैसे हो, तो मैं ना उनको पहचान ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास आंखें थी जन्मजात, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रैक्टिस नहीं किया, उनको देखा नहीं। आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जाके डायरेक्टली सवाल से मिलते हैं, हाय सवाल आ गए आप, यार तेरा उत्तर नहीं आ रहा हमें। भाई उत्तर कब आएगा? जब आप उस सवाल को पहले 2-5 बार मिल चुके होंगे। जब आप तैयारी करते हैं तो सवालों से खूब मिलो, खूब उनके मिलो, खूब पढ़ो उनको, 10, 20, 50, तो वो धीरे धीरे आपसे परिचित हो जाएंगे, आप उनसे परिचित हो जाएंगे। अब वो किसी भी स्थिति में अगर आपको मिलते हैं तो आपको फट से याद आ जाएगा, है ना। किसी इंसान से अगर आप एक बार मिले हैं और फिर 5 साल बाद आप उस इंसान से मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो इंसान कभी आपसे मिला भी था। एक इंसान से आप एक बार मिले हैं और अगर 8 दिन बाद फिर मिलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा याद रहेगा, यार देखा हुआ सा तो लग रहा है। एक इंसान से आप आज मिले हैं और फिर कल ही मिल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जाम देने कल जा रहे हैं और आज जो पढ़ा वो याद रहा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान 5 या 10 साल बाद भी याद रहे तो इस इंसान से रोज मिलो, ठीक है ना, और कई बार मिलो, लगातार मिलो, तो ये याद रहेगा। ठीक है ना। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको यह बताया है कि आप किस तरह से अपना लर्निंग कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। करना क्या है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं एक बार पढ़ो, फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा पढ़ो, फिर खत्म हो गया, तीसरी बार पढ़ो, और उनसे परिचित होते रहो, सीखते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आप 100% आप उन सब चैप्टर से, उन सब सवालों से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। आपको समय तो देना ही पड़ेगा, बिना समय के कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में ईश्वर ने हर चीज को समय से बांधा है। ठीक है ना। एक बच्चा पैदा हुआ, कब वो बूढ़ा हो गया, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए, समय। ठीक है ना, समय। तो हर चीज समय से है। ठीक है ना। आप खाना बनाते हैं, आपने सब्जी बनाई,
सब्जी को खराब कौन कर रहा है? समय। आपने सुबह 9 बजे सब्जी बनाई मंडे को, ठीक है ना, ट्यूसडे को वो खराब हो जाएगी, वेडनेसडे को और खराब हो जाएगी, नेक्स्ट डे और खराब हो जाएगी, नेक्स्ट डे और सैटरडे तक तो और ही खराब हो जाएगी, और संडे को बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। बोलो, तो कौन खराब कर रहा है इन चीजों को? टाइम, ठीक है ना। आप नई कार लेके आए, उसको पुरानी कौन बना रहा है? समय। आपको बूढ़ा कौन कर रहा है? समय। कौन कर रहा है आपको बूढ़ा? समय कर रहा है। आपके काले वालों को सफेद कौन कर रहा है? समय। इसलिए समय को पकड़ो और समय के साथ वो चीजें करो जो तुम्हें चाहिए, जिन चीजों में तुम्हें मास्टर होना है, जिन चीजों में तुम्हें नॉलेज लेना है, ठीक है ना। तो आप जिस चीज के साथ भी आप अपने समय को जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। आप समझे होंगे मेरी बात। चलो, तो अधिगम का क्या डेफिनेशन बना, ये आपको समझ में आया? अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो चेतन मन से हुआ हो अधिगम कहलाता है। परिपक्वता क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो बिना अनुभव अभ्यास के स्वयं स्वतः स्वाभाविक हुआ हो और स्थायी हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है। अधिगम चेतन मन से होता है, परिपक्वता अचेतन मन से होता है। अधिगम अनुभव अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है, परिपक्वता बिना अनुभव अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, परिपक्वता स्थायी परिवर्तन होते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिपक्वता एक सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास होता है, जबकि परिपक्वता वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। अधिगम जो है वो सभी जीवों में अलग अलग होता है, जबकि परिपक्वता लगभग समान सी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जो इंसान किसी चीज का जितना पुनरावृत्ति रिपीटेशन करेगा उस चीज में उतना ही वो मास्टर होता जाएगा। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। अधिगम वांछित और अवांछित दोनों प्रकार का हो सकता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अधिगम की जो है वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है, लेकिन सकारात्मक अधिगम की तुलना में नकारात्मक अधिगम जो होता है उसकी स्पीड भी तीव्र होती है और नकारात्मक अधिगम स्थायी भी रहता है, ठीक है ना। तो ये थी अधिगम से संबंधित कुछ विशेष बातें जो एग्जाम में अक्सर कर पूछी जाती है। और प्यारे दोस्तों, अगर डिटेल में आप ये चीजें पढ़ना चाहते हैं तो अभी मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर नाम मात्र की फीस में ये सारी चीजें जो है बहुत विस्तार से आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन में ये चीजें व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप ऐसी चीजें और पढ़ना चाहते हैं या किसी चैप्टर को विशेष रूप से आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वो चैप्टर जल्दी ही, ठीक है, उसके वीडियो आपको लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ठीक है सीखते रहें। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार, थैंक यू।